एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य सोशल मीडिया पर तैर रहा है। मिस्र का एक शख्स समंदर में बोतल में बंद करके खाना फेंक रहा है और वो चाहता है कि वो वो भोजन गजा और फिलिस्तीन पहुंच जाए। मिस्र का वो शख्स इस उम्मीद में खाना फेंक रहा है कि ये ज़रूरतमंद फिलिस्तीन और गजा के लोगों को मिले। सोचिए, दुनिया में युद्ध किस तरह से उन्माद लाता है, गरीबी, भुखमरी लाता है, और ये समय समय पर होता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, आपने देखा किस तरह से जापान पर, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 21वीं सदी में ये दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइडर, संहारक, इस शख्स का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल का प्रधानमंत्री है। इस पर भ्रष्टाचार के अकंठ आरोप लगे थे। इसकी पत्नी, बेटा और इस पर इजराइल के कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। फिर क्या था, जब इसने देखा कि हम चारों तरफ से फंस गए हैं, तो इस शख्स ने अपने ही देश को युद्ध के उन्माद में धकेल दिया और अपनी सत्ता बचाने के लिए लगातार इजराइल राष्ट्रवाद के नाम पर फिलिस्तीन और गजा पर हमला कर दिया। जबकि दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि फिलिस्तीन और गजा एक स्वतंत्र देश था, इजरायलियों को वहाँ जगह दी गई थी और धीरे धीरे उसकी मंशा है कि पूरी तरह से फिलिस्तीन और गजा पर कब्जा कर लिया जाए। सोचिए, युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। दरअसल इजराइल के पास अमेरिका का हथियार है, वो टेक्निकली सबसे मजबूत है। फिलिस्तीन और गजा एक किसानों का देश था, जिसके पास न अपना एयरफोर्स, न नेवी, न उसके पास मिसाइल। धार्मिक लोग, धार्मिक देश, टूरिज्म से वहाँ चलता था, अंगूर की खेती, किसान थे सब लोग। सोचिए, युद्ध के सारे नियमों को दरकिनार करके गजा और फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। युद्ध का नियम है जेनेवा संधि का कि आप अस्पताल पर, स्कूल पर, आप महिलाओं पर, बच्चों पर बम नहीं गिरा सकते हैं। आप बिजली पावर स्टेशन पर बम नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। इजराइल ने सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल पर बम गिराए, अस्पताल पर बम गिराए, स्कूलों पर बम गिराए, छोटे छोटे बच्चे, मासूमों को मारा गया। यहाँ तक कि अब जब खाने की लाइनें लगती है, वहाँ बम गिराता है। और जानते इसकी वजह क्या है? उसका खीज। दरअसल इजराइल ईरान से युद्ध हार चुका है, उसने सरेंडर कर दिया। अब वो सीरिया में हमला कर रहा है। जैसे उस पर शिकंजा कसता है, वो किसी न किसी देश पर हमला कर देता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल के जो 90 लाख लोग हैं, उनको इसकी सज़ा जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी तैयारी हो रही है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और ऐसे तमाम लोग जो युद्ध में दुनिया को धकेल रहे हैं, इतिहास उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा। आप सब जानते हैं हिटलर, मुसोलिनी का क्या हुआ। हिटलर को भी गुमान था कि वो दुनिया में विजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। अंत में उसको सुसाइड करना पड़ा था, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। जर्मनी बर्बाद हो गया था। मुसोलिनी को इटली में सूली पर टांग दिया गया था। क्या लग रहा है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये बच पाएगा? इस पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है। अब तो दुनिया के तमाम देश कहने लगे हैं कि अब तक तो इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन सोचिए, गजा और फिलिस्तीन के लोगों को खाने तक के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इजराइल दुनिया के किसी भी देश को वहाँ राहत सामग्री भी नहीं पहुँचाने देता है। लेकिन अब ईरान के प्रमुख खामनेई ने कहा है कि इसका हिसाब होगा। सारे खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से अपील की गई है कि क्या हम फिलिस्तीन और गजा को मरने के लिए छोड़ दें? क्या हमारी मानवता खत्म हो गई है? और नतीजा ये है कि सारे मुस्लिम देशों में अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोपियन देशों में भी लगातार गजा और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए, भारत की विदेश नीति के हिसाब से बात करें तो यासार अराफात से भारत की हमेशा दोस्ती रही है। कांग्रेस की सरकारें, इंदिरा गांधी के सरकार में वो भारत आते रहे हैं। फिलिस्तीन को भारत ने हमेशा मान्यता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि फिलिस्तीन और गजा की जमीन को इजराइल को खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब ईरान के नेतृत्व में जो खाड़ी देश है, वो लगातार एकजुट हो रहे हैं और वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जाए और पूरी तरह से फिलिस्तीन और गजा को आज़ाद करा लिया जाए।
ईरान तैयारी कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध नए मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन में लगातार यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो लगातार कोशिश कर रहा था कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उन सबको अपने अधीन ले ले। उसके खिलाफ वहां लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रूस के पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के सह पर हमसे नाइंसाफ़ी कर रहा था, इसलिए हमने हमला किया। तो सोचिए, लगातार यूक्रेन अमेरिका के सह पर रूस से लड़ रहा था, इजराइल अमेरिका के सह पर फिलिस्तीन गजा पर हमला कर रहा है। सबको पता है कि इन तमाम युद्धों के पीछे सिर्फ अमेरिका होता है। अमेरिका या तो अपने पपेट को तैनात करता है हर देश में, और जहां उसकी बात नहीं मानी जाती है वहां वो हमला करता है या फिर सत्ता पलट देता है, जैसे इराक में किया, जैसे ट्यूनीशिया में किया, जैसे उसने गद्दाफी को जान से मार दिया और सत्ता हथिया लिया, जैसे अभी उसने सीरिया में असद को सत्ता से बाहर कर दिया। तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी जैसे देशों पर अभी भी अमेरिका के पपेट सत्ता चला रहे हैं। लेकिन जब से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, अब अमेरिका का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है। वहीं यूक्रेन की बर्बादी के लिए भी कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने कहा कि नेटो देश आपकी मदद करेगा, हम मदद करेंगे, और अब यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है और ये यूक्रेन के लोगों को लग रहा है। लेकिन अमेरिका एक नई युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो कभी लड़ता नहीं है मजबूत देशों से, वो उसको लड़वाता है। अब चाइना के सामने उसने ताइवान को खड़ा कर दिया है। वहीं थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच भी लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये लगातार अमेरिका की कोशिश होती है कि दुनिया में अपने पपेट्स तैनात किए जाए। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत और चीन के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं, और भारत ने चीनी टूरिस्टों के लिए वीज़ा नियम जो है उसको आसान कर दिया है। आपको बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। एकमात्र बाजार ऐसा था, हथियारों का बाजार, जिस पर अमेरिका का कब्जा था, वो भी अब चीन धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रहा है। और J-20, J-35 जैसे विमान हो या वायु रक्षा प्रणाली हो, और भारत के साथ अब चीन के लगातार रिश्ते सुधर रहे हैं। तो दुनिया में अब चीन, रूस, ईरान, कोरिया, भारत, ये तमाम देश जो हैं वो अमेरिका की पॉलिसी को समझ गए हैं, और अमेरिका का ट्रंप लगातार दुनिया भर पर टैरिफ लाद रहा है। ट्रंप कह रहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा, ईरान से तेल खरीदा, तो हम टैरिफ लगाएंगे। मतलब अमेरिका तय करता है कि किससे कौन तेल खरीदेगा, किससे कौन व्यापार करेगा, और सबको डॉलर में ही बिजनेस करना पड़ेगा। ये है अमेरिका की दादागिरी और बपौती, जिसके खिलाफ धीरे धीरे दुनिया खड़ी हो रही है। आज इजराइल, पूरा का पूरा खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ है, और खाड़ी देशों को पता है कि इजराइल की कोई ताकत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सह पर निर्दोष लोगों को मार रहा है। वो फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी कर रहा है, और देर सवेर सारे खाड़ी देश एकजुट होंगे, क्योंकि अब लोगों का भ्रम टूट चुका है। खाड़ी देशों को पता चल चुका है कि अमेरिका वो ताकतवर नहीं रहा, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, और उसको हराया जा सकता है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बमबारी की, और जिस तरह से उसके सारे शहर, चाहे हाइफा हो या फिर उसकी राजधानी तेल अवीव हो, इन तमाम शहरों पर उसने मिसाइल दागे, और इतना नुकसान हुआ कि 12 दिन के युद्ध में अपने आप को सुपर पावर का पिछलग्गू कहने वाला इजराइल 12 दिनों के अंदर ही उसने युद्ध विराम कर दिया। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और अमेरिका का असर ख़त्म हो रहा है। और धीरे धीरे सोचिए, अफ्रीका के तमाम देश अब यूरोप को खनिज संपदा बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ से खनन को ख़त्म किया जा रहा है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो बुर्किना फासो के जो नया राष्ट्रपति बना है, कैप्टन इब्राहिम। उसने साफ कहा है कि हम अफ्रीकन जो खनिज संपत्ति है उसको यूरोप नहीं जाने देंगे, और हम अपने ही देश में उसका विकास करेंगे। तो दुनिया भर में दो तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ यूक्रेन और रूस युद्ध के मुहाने पर है, अमेरिका और चीन के बीच बड़ा तनाव है और आगे बढ़ने की होड़ है, वहीं अमेरिका छोटे छोटे देशों को हथियार बेचकर उनको युद्ध में धकेल रहा है। और इस सब के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल है।
तो दुनिया में मानवता का दुश्मन अभी इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।